बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रविचंद्रन अश्विन कहते हैं कि एशिया कप में अदम दिलचस्पी की वजह सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है और बाकी टीमें शायद हिंदुस्तान की ए टीम का मुकाबला भी नहीं कर सकें। उन्होंने ये जब तबसरा किया तो उसके बाद एक बहस शुरू हुई, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच की टिकट्स के बारे में कहा जा रहा है कि बॉक्सेस के टिकट अब तक जो है वो सेल नहीं हुए। ये वही टिकट हैं कि जो आम तौर पर ब्लैक मार्केट में बिका करते थे। मेरे साथ मौजूद डॉक्टर नुमान नियाज साहब, माजिद भट्टी साहब, दोनों ही बहुत सीनियर तजज़ियाकार हैं। माजिद भट्टी साहब तो दुबई में मौजूद भी हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हालात भी उनसे मालूम करेंगे। नुमान नियाज साहब का तबसरा जो है वो ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों के ऊपर वायरल हो जाता है, तो हमने कहा कि हम भी कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब के साथ मिलकर हम भी थोड़े से वायरल हो जाए। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर हम बात करेंगे कतर पे इसराइल के हमले के बाद सूरत हाल क्या है। सरदार मसूद खान साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर हैं अमेरिका में। इब्तिदा करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने दुबई से भी वक्त निकाला। नुमान साहब सर आपका शुक्रिया, आप पाकिस्तान में इस मसरूफ़ियत के वक्त में भी जो है वो हमें चंद लम्हात ज़रूर आपने दिए। मसरूफ़ियत इसलिए कि ज़ाहिर है कि एशिया कप जो है वो चल रहा है और ये आपकी एक डिमांड का सीज़न है। नुमान साहब मैं कहूँगा स्टार्ट आपसे कर लें, क्योंकि भट्टी साहब से हमने ख़बर लेनी है और फिर ख़बर के ऊपर जो है वो फिर गुफ्तगू आगे भी करेंगे। लेकिन आपको ये महसूस हो रहा है कि एशिया कप का वो थ्रिल नहीं है कि जो एशिया कप जिसको डिज़र्व करता रहा है? क्या ऐसा है? मुझे लग रहा है मेरी क्रिकेट में दिलचस्पी कम हो गई है, या आप जैसे क्रिकेटिंग गुरु भी ये समझते हैं कि एशिया कप मान सा पड़ा हुआ है? और फिर रविचंद्रन अश्विन जिनका मैंने नाम लिया, उनके बयान को सामने रखते हुए वो कहते हैं कि जी हमारा तो मुकाबला किसी से नहीं है, लिहाजा जब इंडिया का मुकाबला किसी से नहीं है, बल्कि उन्होंने एक और भी इसमें जो है वो बात की है कि इसको एफ्रो एशिया कप कर दें कि साउथ अफ्रीका आ जाए, वो इंडिया से मुकाबला कर ले, बाकी तो सारे अब चुनने मुन्ने। देखिए, रविचंद्रन अश्विन की मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, बिकॉज वन ऑफ द वेरी स्कैंट फ्यू क्रिकेटर्स, शायद अनिल कुंबले थे या राहुल द्रविड़ हैं या ये रविचंद्रन अश्विन हैं, जो कि क्रिकेटिंग नॉविस बहुत है इनका और बहुत डेप्थ है इनकी। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि वो रियलिस्टिक तो हैं, प्रैग्मेटिक तो हैं, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 10 महीने से तो सिर्फ वो लोअर टियर टीम्स के साथ खेल रहा है, उनका तो एक्सपोजर ही नहीं है। लास्ट वो जो खेले थे न्यूजीलैंड में, जो 4-1 हम सीरीज हारे थे, वो भी न्यूजीलैंड की सी टीम थी वर्चुअली। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर रियलिस्टिकली देखें व्यू, तो यस इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। बट अश्विन को ये इसलिए नहीं कहना चाहिए था, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वो कह रहे हैं ना आजकल वो एक इनका एग्जैजरेटेड पेट्रियाटिज्म जागा हुआ है आफ्टर दैट वॉर, जहाँ पे काफ़ी दुर्गत बन गई इंडिया की। क्योंकि वो रीज़न ये है कि T20 क्रिकेट, माजिद भाई एक बहुत सीजनड आदमी है, वो आज हैं पैनल पे। T20 क्रिकेट में एक इंडिविजुअल जो होता है, उसकी एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, वो मैच साइड पे लगा सकता है। अगर मैं ऑन पेपर देखूँ इंडिया की टीम को, तो शायद हमारा कोई मुकाबला नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी टीम के बारे में तो ये कहूँगा कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सनू मरन का शौक हुई सी, काफ़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट सिलेक्शन हुई हैं। क्या ये पर्थ में एशिया कप खेलने जा रहे थे, जहाँ पे 4 फास्ट बॉलर अभी बेंच पे बैठे हुए हैं, एंड दैट मस्ट बी शॉकिंग फॉर यू। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कॉम्बिनेशन, हमने अपना कप्तान भी थ्रस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से एक अलाइनमेंट और बैलेंस आउट हुआ है टीम का। क्योंकि आपको फ़खर को आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे 4 नंबर पे खिला के, और उनसे ठीक है कि अभी रिसेंटली रन्स नहीं हुए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है वो इम्पॉर्टेंट बात यही आती है कि फ़खर जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जो वाइट बॉल का शायद बेस्ट प्लेयर है इन पाकिस्तान बैट्समैन। साहबजादा फरहान जिस तरह टीम में आए मेहनत करके और हज़ारों रन्स करके और 4-5 सीज़न टॉप करके, और वो विकेट कीपर भी हैं। फिर हारिस को हमने नीचे किया और हारिस फारिग हो गए, और हारिस को हमने ऊपर किया, लोग समझ रहे उन्होंने सस्पेंड कर दिया नंबर 3 पे आके, लेकिन कल देखिए कि उन्होंने रन्स कहाँ किए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बड़ी टीम लाइक इंडिया विल अलाउ हिम कि वो टांग क्लियर करके, लेग क्लियर करके मिड विकेट पे खेलते रहे सारे शॉट्स। सो एक फास्ट बॉलर होना लाजमी, और शहीन के साथ, शहीन को कल भी दूसरे ओवर में 17 पड़ गई थी। तो हमारा शायद बैलेंस जो है, आई पर्सनली फील सलमान अली आगा इज अ ब्रिलियंट T20 अपना वनडे प्लेयर एंड अ स्पेक्टेकुलर टेस्ट मैच क्रिकेटर, बट T20 में वो उनको थोपा गया है। फिर इन कंडीशंस को देखते हुए, स्लो एंड लो कंडीशंस को देखते हुए, कहाँ पे आपने टेम्पलेट बदला है, क्या स्ट्राइक रेट्स हैं आपके, आप नो लुक शॉट पागलों की तरह खेल के आउट हो जाते हैं। सो डू यू थिंक दैट द सीजन टीम्स लाइक इंडिया विल अलाउ दैट? ये एक चीज़ हो गई। सो आई पर्सनली फील कि बाबर या रिजवान जो हैं, उनको शायद
मेरा ख्याल है कोई बैक एंडेड पॉलिटिक्स हुई है, वो कोई नैरेटिव आपका बदला है नहीं। फिर मैंने आपकी शो में शायद पहले कहा था कि हसन नवाज बहुत टैलेंटेड है। दूसरी इसकी अच्छी चीज़ ये है कि निकल के अच्छी मार देता है, मॉडर्न क्रिकेट के बहुत करीब है। लेकिन इसका प्रॉब्लम सीम एंड स्विंग के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में लगा, और जहाँ पे बांग्लादेश में ब्रेक हुआ स्लो, वहाँ पे प्रॉब्लम आया। अभी भी वही है कि ही जस्ट गोज टू ऑफ्टन टू हिट द बॉल, और अभी वो रन नहीं कर पा रहा। तो आपका बिल्कुल फ्रेल आपको नजर आ रहा है। सो अगेन फहीम अशरफ आई थिंक इज पर्सनली अ बेटर बैट्समैन देन बीइंग अ बॉलर, और T20 पे वो मेरिट का बैट्समैन है, लेकिन उसको अब इतना नीचे खिलाते हैं कि वो ठीक है कि वो 8 गेंदों पे 6 गेंदों पे कैमियोज खेल रहा है, बट व्हाई नॉट टू यूज हिम कहीं ऊपर। फिर हसन अली, इंडिया के अगेंस्ट एक सॉलिड आपको फास्ट बॉलर चाहिए अलॉन्ग साइड शाहीन, किसको ड्रॉप करेंगे? तो प्रॉब्लम यही आती है कि अगर आप सब ज़्यादा से विकेट कीपिंग कराएं, हारिस को बिठाएं, उसने रन किए हुए हैं, हारिस को अगर आप खिलाएंगे आपका बैलेंस आउट होगा। फिर आप क्या फाइन को ड्रॉप करके लाएंगे? अगर आप एक शॉर्ट फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, याद रखिएगा इंडिया के बैट्समैन स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं। वो ठीक है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिनर्स हमारे हैं, लेकिन एक आपको मिनोटनी नजर आएगी, तो उस मिनोटनी में अगर मार पड़ गई तो वो कौन आके डेथ ओवर्स करेगा? शाहीन से तो डेथ ओवर्स आजकल होते नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स देखते हुए मैं समझता हूँ कि कोई मिरेकल ही होएगा कि इंडिया को हम हरा पाए। लेकिन मैं ना डॉक्टर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आपने 2 दफा शाहीन का तस्करा किया, सवाल मैं आपके पास छोड़ के जरा भट्टी साहब के पास जाऊंगा, फिर मैंने आपसे जवाब लेना है। सर हम शाहीन की बात करते हैं। शाहीन ने हर मैच में माशाल्लाह जहाँ पे उन्होंने परफॉर्म करना था वहाँ उन्होंने पिटाई लगवाई। ठीक है, पहले ओवर में एक आध ओवर में वो स्टार्ट में बहुत अच्छी विकेट्स लेते रहे हैं, बड़ी मशहूर विकेटें भी ली हैं, लेकिन 17 रन दे दिए, 20 रन दे दिए, 25 रन दे दिए। जहाँ पर जो है वो स्कोर रोकना था वहाँ पर पिटाई खा ली। हारिस रऊफ माशाल्लाह रन मशीन है, वो रन इस तरह से खाते हैं जैसे मशीन का हक होता है। सर अगर इस वक्त में वसीम और वकार होते तो क्या इस तरह की क्रिकेट में उनको भी ऐसे ही पिटाई लगती, या हमारे बॉलर्स कमज़ोर है? मैं सर सवाल आपके पास छोड़ के जरा भट्टी साहब से मैं ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करूँ। भट्टी साहब, टीम की कंपोजिशन के ऊपर हम ज़रूर आपकी तरफ में आऊँगा, लेकिन सर ज़मीनी तौर पर क्या हकीकत है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच की वो जो एक टेम्पो बनता है, चैनल्स ठीक है आपस में नहीं कोलैबोरेशन कर पाएंगे क्योंकि एक कशीदगी है दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन दुबई में क्या ऐसा है कि बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है? हालांकि अभी जो आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ था उसमें तो हाउसफुल था और वो भी दुबई था। देखें फवाद भाई, आपसे थोड़ी देर पहले जब मैंने एशियन क्रिकेट काउंसिल से चेक करने की कोशिश की कि अब कितने टिकट बाकी हैं, तो उनका कहना है कि 80 से 85% टिकट्स जो हैं वो बिक गए हैं। और हम इस वक्त जब आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरा ख्याल मैच शुरू होने में अभी भी कोई 28-29 घंटे बाकी हैं, तो होपफुली ये टिकट भी बिक जाएंगे। लेकिन जाहिर है मई में जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमने इंडिया की जिस तरह दुर्गत बनाई है जंग में, तो उसके बाद से थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। कोई दिल्ली हाई कोर्ट में जाके इस मैच को रुकवा रहा है, और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जो चार्टर्ड प्लेन्स में पास में पाकिस्तान इंडिया मैच देखने आते थे, अब शायद मोदी सरकार से उनको खौफ है, वो आ नहीं पा रहे। पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आते थे वहाँ वीजा के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, लोग आ नहीं पा रहे हैं। देखें, अगर दिलचस्पी नहीं होती इस मैच की तो 35 से 40 भारत के सहाफी यूट्यूबर्स दुबई में क्या कर रहे हैं? वो इसीलिए यहाँ आए हुए हैं कि इस मैच की दिलचस्पी है। ठीक है, पाकिस्तान की टीम आज ऑन पेपर इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हम माजी में देखते थे, लेकिन अगर आप 80s में चले जाएं, जब इमरान खान कप्तान थे, वसीम अकरम कप्तान थे, तो शारजा में जो मैचेस होते थे तो भारतीय कहते थे कि शारजा हार जा, वो कहते थे यार जुमे को तो पाकिस्तान के खिलाफ खेले ही ना। तो मेरे ख्याल में दिलचस्पी है, लेकिन जाहिर है जंग के बाद कुछ लोग अब अपनी हुकूमतों से भी खौफजदा हैं कि हुकूमत कहीं उन पर क्रैकडाउन ना करें। लेकिन मेरे ख्याल में अब से कोई 5-6 दिन पहले, बल्कि लास्ट संडे को जब हम शारजा में पाकिस्तान अफगानिस्तान का फाइनल कवर कर रहे थे ट्रायंगुलर टूर्नामेंट का, उस वक्त तो एशिया कप की बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में काफी जोशो खरोश है, लोग आना चाहते हैं। कल आप देखिएगा, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन ये चूंकि नई टीम है, जिस तरह डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, एक अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान को मैच जितवा देगी। तो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान वन साइडेड ये मैच जीत लेगा या वन साइडेड हार जाएगा,
लेकिन मेरा ख्याल में अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, एक चीज और बता दें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात की कशीदगी के कोई पहला मौका तो नहीं है। 65-71 उसके बाद ये कारगिल का वाकया हुआ, उसके बाद ये 50 किस्म के पाकिस्तान हिंदुस्तान के कॉन्फ्लिक्ट है, लाइन है एक पूरी। तो इस दफा इंडिया ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा सोशल मीडिया को देखते हुए? मोदी सरकार का इस वक्त जो नैरेटिव है एंटी पाकिस्तानी, और जिस तरह उनको मार पड़ी है मई की जंग में, उसके बाद से अब उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। अच्छा, जख्म गहरा आ गया है भट्टी साहब, ये कह लें? बहुत गहरा जख्म आ गया। और देखें वहां पर अपोजिशन जो कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा अपोजिशन कर रही है कि ये मैच नहीं होना चाहिए था। वहां के सियासतदान, वहां के फॉर्मर क्रिकेटर्स, तो वो इस खदशे में मुब्तला हैं। तो आप हीट फील कर रहे हैं भट्टी साहब, अब ऑन ग्राउंड हीट फील कर रहे हैं? इसकी कोई ताल्लुकात में फर्क है और कशीदगी है, कोई इस तरह का एक फर्क आपको नजर आ रहा है माजी के मुकाबले में? मैं आपसे फवाद भाई, मैंने तो 13-14 बार इंडिया भी जाकर डिफरेंट टूर्नामेंट्स कवर किए, सीरीज कवर की मैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान इंडिया मैचेस कवर कर चुका। लेकिन इस बार मुझे हल्का सा लगता है कि हमारे मीडिया के दोस्त आते हैं, मिलते हैं, लेकिन शायद वो पहले वाली गर्मजोशी अब हमें कुछ लोगों में नजर नहीं आ रही। यानी कि मोदी साहब नफरत फैलाने के अपने मिशन में कामयाब हो गए। भट्टी साहब, मैं बस यही साहब से सुनना चाहता था। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब के पास एक बड़ा अहम सवाल छोड़कर गया था, क्योंकि ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये हर फर्द ये सवाल करता है कि क्या हमारे पास अब टैलेंट आना खत्म हो गया है, अब हमारे पास वैसे बॉलर नहीं आएंगे जिसके हवाले से वो हमेशा से मशहूर थे, या क्या मामला है? ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर साहब, आपके पास सवाल छोड़कर गया था सर, टैलेंट खत्म हो गया, वसीम वकार दोबारा अगर यहाँ पे इस मौके पे मॉडर्न डे क्रिकेट में होते तो उनकी भी ऐसी पिटाई होती जैसे शाहीन की होती है, या शाहीन को आप उस क्लास में रखते ही नहीं है जिधर मैं रख के आपको ये मिसाल दे रहा हूँ? देखिए, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, इसमें मैं भी आपसे बात करता हूँ, बट क्विकली एक चीज ऐड कर दूं। माजिद भाई ने अच्छा आपको एक्सप्लेन किया। पाकिस्तान ने पहली दफा ओवर पावर किया इंडिया को मई में, और ओवर पावर हो के दे आर वेरी बैड लूजर्स एक्चुअली। फिर ग्लोबली जो आपका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, जो आपकी फ्रेंडशिप्स नहीं बनी डिप्लोमेटिक लेवल पे, दैट हैज स्टंग इंडिया वेरी हार्ड। और जिसने माजिद भाई ने कहा कांग्रेस इज कमिंग वेरी हार्श ऑन देम। ये एशिया कप होता ही ना अगर इसमें ब्रॉडकास्टर्स और आपके जो प्रोडक्शंस हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स ना होती। सो ये हुआ, और फिर साथ 2 टीमें ऐड की गई। कहीं खतरा ये था कि पाकिस्तान पहले राउंड में एलिमिनेट ना हो, ताकि इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस जरूर हो जाए। तभी ओमान और यूएई जो है इस ग्रुप में आया। 2 एडिशनल टीमों की आपको कमर्शियल एयर टाइम के लिए कोई इतनी जरूरत नहीं थी, वो कोई इतनी अट्रैक्टिव टीम्स नहीं है, एसोसिएट मेंबर टीम्स हैं। ये 2 चीजें होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात आती है, और वो ये है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच बड़ा डैम स्क्विप था इंडिया पाकिस्तान का। 273 मिलियन पीपल वॉच्ड ऑन ब्रॉडकास्ट एंड 269 मिलियन वॉच्ड ऑन डिजिटल मीडिया। तो ये जो आई बॉल्स हैं ये ट्रांसलेट होते हैं इन कमर्शियल एयर टाइम। और इंडिया में सिर्फ कमर्शियल एयर टाइम नहीं, उनका मिक्स मॉडल है, जिसमें वो ऑब्वियसली उनका सब्सक्रिप्शन पार्ट जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वापस दिलवाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो ये रीजन है कि एशिया कप हो रहा है, वरना शायद एशिया कप इस हीट में ना होता। और जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर है बीजेपी का, वो कि उनके पास ये राइट्स नहीं है, ये सोनी पिक्चर्स के पास हैं, लेकिन वो 40% ऑफ द इंडियन मार्केट होल्ड करते हैं मुकेश अंबानी, जो कि आपकी रिलायंस है। सो ये इतना आसान नहीं है जियो स्टार। तो ये सारा अब इकोनॉमिक्स की गेम है। अब आए वसीम वकार, वो अपने जमाने के लेजेंड थे, एक्सेप्शनली टैलेंटेड थे, ऑर्डेन्ड थे, और वो शायद बहुत ही बेहतरीन होते। लेकिन ये कहना कि T20 क्रिकेट में उनकी दुर्गत बनती, यानी उनको भी अडेप्ट करना पड़ता है। क्रिकेट बहुत ज्यादा चेंज हुई है, क्रिकेट की शॉट्स डेवलप हुई हैं, सो वो अडेप्ट, लेकिन उनका इतना टैलेंट था फिनोमिनल कि वो ये अडेप्ट कर लेते। शाहीन तो उनकी लीग में दूर दूर तक नहीं आता, ठीक है ना। और हमारा टैलेंट खत्म नहीं हुआ, क्रिकेट चेंज हो गई, और जो मॉडर्न क्रिकेट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और है, और हमारे पास वो है नहीं। यहाँ पे रेजिस्टेंस टू चेंज है। तो पहले जब फ्लेयर और फ्लेबॉयंस स्किल पे गेम होती थी, तो यही वसीम वकार इंतमाम खा जाते थे। आज आपको आपके प्लेयर्स में वो मिसिंग लिंक लगता है, आपके तो बैट्समैन है ही नहीं, फिर आपकी सिलेक्शन इतनी डिसऑनेस्ट है, और आपने जबरदस्ती बाबर को और रिजवान को बाहर किया है। वो ठीक है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्या उनसे बेहतर लोग आप लेके आए?
क्या उनसे ज़्यादा स्किल्ड लोग लेके आए? नहीं। और आप 43-44 मैच हो गए हैं साइम अयूब के, उस पर कोई नहीं बोलता कि उसकी 22 की एवरेज है और वो कहाँ पहुंचा और कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ, मैंने वो कहा था ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सानू मरन का शौक। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, मैं आपके पास आपसे मुताल्लिक एक सवाल है। आप हमेशा इस बात को इसकी जो है वो वकालत करते रहे कि कराची में जो है वो बहुत सारे मसाइल के बावजूद जो है वो मैचेस होने चाहिए, लोग इसलिए नहीं आते, उसका भी एक आप रीज़न बताते रहे मुझे हमेशा। सर, अब एक गुफ्तगू ये होती है, अब चूँकि मैं डॉक्टर साहब की तरफ इस सवाल को लेके नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर तबसरा करें। अब आप के शहर से जो है वो मैचेस जो है वो अगले सीज़न में नहीं है, कराची में नहीं दिए, तो यहाँ कराची के कुछ लोग तो बड़ा खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ मैचेस नहीं है, यहाँ सारा सड़क ब्लॉक नहीं होगी, जान छुट्टी रही, कारसाज के आसपास गुजरने में आसानी होगी। कुछ ऐसे है कि जो ये कह रहे हैं कि कराची के साथ ज्यादती हो गई। आप किन में से हैं भट्टी साहब? देखिए, बहुत फवाद भाई, ज्यादती की बात है कि आप दिसंबर तक 18 इंटरनेशनल मैच करवा रहे हैं, उसमें 2 टेस्ट मैच भी शामिल हैं, लेकिन आपने मुल्क का सबसे बड़ा सेंटर, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो डॉक्टर साहब करेक्ट कर दें, कि नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान का वाहिद ग्राउंड है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन कराची में पिछले 76-77 साल में ये पहला मौका है कि इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, लेकिन कराची को इग्नोर किया गया। चलें, कराची के लोग नहीं आते, कराची के लोगों को मसाइल हैं, तो ये जो 7-8 अरब रुपए खर्च करके आपने यूनिवर्सिटी एंड पर एक नई बिल्डिंग अब से कुछ महीने पहले तैयार की थी, तो वो बिल्डिंग क्यों तैयार की थी? तो जब आपने इतना पैसा नेशनल स्टेडियम पर, जी भट्टी साहब, मैं मसला है तो मैं जरूर आपको लुकमा दूंगा। सर, वो इसलिए तैयार की थी ना कि ताकि वहाँ एक होटल भी सुना था कि बन रहा है किसी जगह पे साथ ही, ताकि लोग परेशान ना हो कि पूरा सड़क ब्लॉक हो जाती है, इशारा फैसल पे दबाव आता है, ये इश्यूज तो है ना सर। तो शायद इसके नतीजे में ये हो कि टीमें वहीं पर आए, मैच खेलें, ग्राउंड में वापस चले जाएं, उससे कराची के लोगों को सुकून आए और सुकून के नतीजे में वो आराम से मैच देखने के लिए आ जाए। ये एक सोच थी सर। फवाद भाई, अगर रिसेंटली आपने इवन चैंपियंस ट्रॉफी में देखा हो, सिर्फ टीमों का जिस वक्त कॉन्वॉय होटल से शारा फैसल से होते हुए कारसाज से नेशनल स्टेडियम जाता है, वो टाइम ऐसा होता है जब ट्रैफिक रोक दी जाता है, क्योंकि स्टेट सिक्योरिटी दी हुई होती है फॉरेन टीम्स को और पाकिस्तान टीम को। लेकिन जब टीमें एंटर हो जाती है नेशनल स्टेडियम के अंदर, उसके बाद अगर आप हसन स्क्वायर से कारसाज आ रहे हो या आगा खान हॉस्पिटल से मिलीनियम मॉल जा रहे हो या कारसाज से आप टुवर्ड्स नेशनल स्टेडियम जा रहे हो, सारी सड़कें खुली हुई होती हैं। फिर मैच के बाद जब टीमें वापस होटल जाती हैं तो उस वक्त वो सड़कें बंद होती हैं। तो अब तो मेरा ख्याल ट्रैफिक तो नॉर्मल हो गया, वो मसला तो नहीं है। हालांकि 2 बड़े हॉस्पिटल आगा खान और लियाकत नेशनल इस रोड पर हैं, लेकिन मेरा तो सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से है कि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक बिल्डिंग खड़ी कर दी फार एंड पे, जो एज ए कराचीइट्स मेरा ख्याल है कि उस बिल्डिंग की जरूरत नहीं थी। इसी स्टेडियम की हालत 2-3 अरब रुपए खर्च करके बेहतर की जा सकती थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब आपका, भट्टी साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त आज बड़ा महदूद था क्योंकि हमने कुछ कतर के हवाले से इसराइल के हवाले से बात करनी है, तो वो करेंगे ब्रेक के बाद खुशामदीद। सरदार मसूद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अमेरिका में। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार साहब, 2-3-4 अहम मामलात हैं। कतर के ऊपर इसराइल का हमला हुआ, फ्यूचर क्या होगा, समिट होने वाली है 2-3 दिन बाद, उसमें क्या होगा, ये तमाम चीज़ें सर अपनी जगह हैं। लेकिन सर, इब्तिदा ये है कि एक बड़ी अहम करारदाद की तौसीक हुई है जिसके अंदर जो है वो भारी अक्सरियत में 2 रियासती हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अरकान जो है वो मुतमईन पाए गए हैं। कोई 10 के करीब शायद ऐसे थे कि जो मुखालफत में थे, जो इसराइल की तरफ थे, जो ये चाहते थे कि जी इसराइल गासिबाना कब्ज़े को इस हद तक बढ़ा दे कि सिर्फ इसराइल ही हो और बाकी फ़लस्तीन जो है वो सफ़ाहस्ती से मिट जाए। सर, इस करारदाद का कोई असर होगा इसराइल पे? इसराइल पे बराह रास्त तो नहीं होगा, लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी पे होगा। आपको पता है कि मगरबी यूरोप के बहुत से ममालिक जो हैं वो जनरल असम्बली का जो आला सतही इजलास होगा इसी महीने में, उसमें फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। और दूसरी जो है जनरल असम्बली एक किस्म की अक़वाम मुत्तहिदा की पार्लियामेंट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक पार्लियामेंट है, जिसने ये बाकायदा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि एक आज़ाद खुद मुख्तार और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। वो पहले से कायम है लेकिन टुकड़ों में बांट दिया है और उसमें गैर कानूनी आबादकारी बहुत की गई है।
तो ये जो बैनुल अक़वामी राय आमा है वो शहरियों की सतह पे या हुकूमतों की सतह के ऊपर इसराइल के ख़िलाफ़ बढ़ रही है। तो इस वजह से जो है असल में इसकी जो कुंजी है या जो चाबी है वो अमेरिका के हाथ में है। अगर अमेरिका चाहे तो वो इसराइल को रोक सकता है, लेकिन अमेरिका और इसराइल के इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि अभी तक अमेरिका ने कदम नहीं उठाया, क्योंकि अमेरिका ने एक एतबार से इसराइल को खुली छूट दी हुई है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उसने गज़ा में जो है नस्ल खुशी की है, जेनोसाइड किया है और कतर तक भी हमला कर दिया जो अमेरिका का एक करीबी हलीफ है। सर, लेकिन फ्रांस, बरतानिया, जिस तरह से यूरोपीय ममालिक हैं, स्पेन है, ये बहुत खुल के जो है वो फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, गज़ा में होने वाली नस्ल कुशी की जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। इसका असर नहीं पड़ेगा अमेरिका पे किसी सूरत में, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये अमेरिका के हलीफ हैं सारे के सारे। ये अमेरिका के ताबे हैं, अमेरिका इनके ताबे नहीं है, और अमेरिका इनकी खुशनुदी हासिल नहीं करना चाहता, ये अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। और इनमें से बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो अमेरिका से नाराज़ भी हैं, क्योंकि सदर ट्रंप ने आते ही उनके ऊपर बहुत सी माशी पाबंदियाँ लगाई थी, तजारती पाबंदियाँ लगाई थी, नेटो के सिलसिले में कोई मुतालबात किए थे जो उन्होंने मान लिए हैं। लेकिन मैं वाशिंगटन में रहा हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा में भी रहा हूँ, मैं आपको ये शहादत दे सकता हूँ कि इन ममालिक को अगर आप पूरे का पूरा मजमूआ भी कर लें, जो जिन ममालिक का आपने जिक्र किया, या स्पेन या पूरी यूरोपियन यूनियन और नेटो के जितने अरकान हैं, तो वो अमेरिका को किसी किस्म की कोई पॉलिसी डिक्टेट नहीं कर सकती। और अमेरिका की कोई पॉलिसी उस वक्त तक हतमी शक्ल इख्तियार नहीं करती जब तक कि उसे इसराइली लॉबी मंजूर न कर दे। इसराइली लॉबी अमेरिका में बहुत मजबूत है, कांग्रेस में भी, इंतज़ामिया में भी, और बहुत से दूसरे जो मालियाती या तालीमी इदारे हैं या जो भी पॉलिसी साज इदारे हैं, थिंक टैंक्स हैं, जो भी हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ भी आप जाएँ तो उनकी बड़ी गहरी छाप है, उनका बड़ा असर व नफूस है। तो इस वजह से ये है कि अमेरिका के भी एक एतबार से मैं कहूँगा कि हाथ बंधे हुए हैं, और अमेरिका में आवाज़ें उठ रही हैं। मैं गुज़श्ता बरस तक वहाँ अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर था, तो वहाँ मैंने देखा 2-2.5 साल में कि किस तरीके से कॉलेजेस में और सिटीजन्स की सतह पे कितना इसराइल के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ रद्द अमल था। लेकिन उनकी आवाज़ मतलब ये है कि वो अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में और रेलवे स्टेशंस में और जो भी चौराहे हैं, चौक हैं, उनमें एहतजाज हुआ। लेकिन अमेरिकी हुकूमत, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो टस से मस नहीं हो सकते थे, उनके हाथ बंधे हुए। और दूसरी तरफ अमेरिका ये सोचता है, उसके जो पॉलिसी साज ये सोचते हैं कि इसराइल मशरक़ वस्ता में उनके मफादात का पहरेदार है। लेकिन अब जब अमेरिका के एक और मफाद को आपने, यानी मतलब कतर को ज़रबेकारी लगाई है, तो उसकी वजह से वहाँ जो है एक ख़ास किस्म का रद्द-ए-अमल होगा। और ख़ुद सदर ट्रंप की जो बेस है, जिसको मेगा बेस कहते हैं या अमेरिका फ़र्स्ट बेस कहते हैं, जिन्होंने उन्हें मंतखब करवाया, जो जिसकी वजह से वो इतने एक मजबूत सदर माने जाते हैं, उसमें भी इसराइल मुखालिफ आवाज़ें बहुत बुलंद होती जा रही हैं। और इससे हो सकता है कि कोई किसी किस्म की कोई जो है कोई तब्दीली आए। एक और जो है आपने देखना है कि कल जो GCC का इजलास होगा, यानी GCC का गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास होगा, जो 7 ममालिक हैं गल्फ़ के, उनका इजलास होगा, तो देखा जाएगा कि वो मजमूई तौर पर किस रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। यानी इजहार यकजहती से आगे बढ़ के क्या वो किसी किस्म का कोई जो उनका कोई दिफाई शील्ड कायम करते हैं, क्या वो जो है जो उन्होंने $3 ट्रिलियन जो है वो सॉवरन वेल्थ फंड्स में जिनकी सरमायाकारी की हुई है, जब मई में सदर ट्रंप इस इलाके में आ गए थे, तो उस वक्त जो ये उन्होंने तहाइफ उनको पेश किए थे, और उन तहाइफ के बदले वो चाहते थे कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो 100% महफूज हो। लेकिन इस हमले के बाद ये महफूज नहीं हुई। उसके अलावा ये कि एक बात तो वाज़ेह है, कतर माज़रत कर ले कि वो अब सहूलतकार के तौर पर काम नहीं करेगा, मतलब जिस किस्म की वो मीडिएशन कर रहा था वो नहीं करेगा, सालसी का जो किरदार अदा कर रहा था। और चूँकि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि जहाँ जहाँ भी हमास के नुमाइंदे मौजूद हैं
वो उन ममालिक पे हमला करने, अगर उन्होंने उनको ना निकाला तो इस तरीके से ये तुर्की के लिए और मिस्र के लिए भी ख़तरा है, क्योंकि वो भी सहूलतकारी करते रहे अमन के लिए, जंगबंदी के लिए। तो देखिए इस सिलसिले में क्या रद्द अमल आता है। एक चीज़ जो है वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि खलीजी रियासतें अमेरिका की हलीफ हैं, लेकिन इसराइल से बढ़ के नहीं हैं। और ये भी मैं बताऊं कि जो उन्होंने उनको लाडला सर इसराइली है आप कहते हैं जी, और जो असला दिया है जीसीसी को मजबूरी तौर पर, वो असला जो इसराइल को दिया है उससे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मिसाल के तौर पर इनको जो है F-15 दिए हुए हैं और उनको जो है F-35 दिए हुए हैं, यानी उनकी उसकी एक अस्करी बालादस्ती उन्होंने कायम की हुई है। और दूसरी ये है कि ये जीसीसी के ममालिक इस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका के सामने खड़े हो जाए। अलबत्ता वहाँ सोच विचार जो है अवामी सतह पे वो ये है कि क्या सिर्फ उन्हें अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करना चाहिए, क्या उन्हें जो है फ़र्ज़ कीजिए कि दिफाई एतबार से तो वो अब तक मुकम्मल तौर पर अमेरिका के ऊपर एतबार करते रहे, उनके रहे हैं ताल्लुक़ात चीन के साथ, माशी ताल्लुक़ात, और रूस के साथ भी उनके ताल्लुक़ात हैं, लेकिन सिक्योरिटी और दिफा के सिलसिले में उनका मुकम्मल इन्हिसार अमेरिका पे रहा है। और अमेरिका ख़ुद जो है उसने यहाँ जो कतर में सबसे बड़ा उनका मशरक़ वस्ता का फ़ौजी अड्डा है वो कतर में है, दोहा में। तो ये इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद मैं नहीं समझता कि ये ममालिक अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे या ऐसा करना इनके मुफाद में होगा। लिहाजा ये कोई मेरा ख्याल है दरमियानी रास्ता इख्तियार करेंगे जिसमें इनकी फेस सेविंग भी हो जाए और इस बात को यकीनी बना दें कि आने वाले हफ्तों या महीनों या सालों में जो है वो इसराइल उनके ऊपर हमले नहीं करेगा। एक जो इसका शिकार हुई है एक चीज़ वो है अब्राहम अकॉर्ड्स। सऊदी अरब जो है उसको मनवाया जा रहा था, सऊदी अरब की कुछ शराइत थी, उसे मनवाया जा रहा था कि आप क्योंकि बहरीन पहले कर चुका था, उसके बाद यूएई पहले से कर चुका था, ओमान जो है उसके इसराइल के साथ ताल्लुक़ात हैं, तो वो समझते कि अगर सऊदी अरब कर जाएगा तो ये बहुत बड़ी फतह होगी और इसराइल का जो है इलाक़े में ख़ास मकाम हो जाएगा, एक किस्म का कानूनी मकाम हो जाएगा। तो इस पूरे के जो कतर पे हमला किया गया है उससे यकीनन सऊदी अरब भी पीछे हट गया है, हटेगा, और बल्कि मेरा ख्याल है कि वो उसे ये एहसास हुआ होगा कि अगर वो ऐसा कर बैठता तो उससे कि इतनी जल्दी में अगर अब तक कर बैठता तो ये कितनी बड़ी संगीन गलती होती। तो ये हालात हैं, लेकिन ये है कि सर इसमें एक चीज़ सर और फरमाइएगा। नेतन्याहू ने पाकिस्तान का तस्करा किया है अपने वीडियो पैगाम में, फिर गुज़िश्ता रोज़ आपने ये भी देखा कि आसिम इफ्तिखार साहब ने बड़े पोलाइट अंदाज से अक़वाम मुत्तहिदा में इस मामले के ऊपर इसराइल को आईना भी दिखाया, गुफ्तगू भी की। तो अब अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो क्या ये सिर्फ एक इस्तारा था, एक सिर्फ इशारा था, क्या आप कोई बात समझाने के लिए कोई मिसाल दे दें, या इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हकीकी थ्रेट की सूरत में तस्करा भी था? वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पहले बहुत से एक दो उनके पहले से भी फुटेज मौजूद है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिए हुए हैं और पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत के ऊपर उन्होंने तबसरा किया हुआ है, मनफी तबसरा किया हुआ है या उसे ख़तरा करार दिया है। ये भी अपनी जगह पे एक हकीकत है कि इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो मुसल्लमा जौहरी ताकत है, और ये बात भी बहुत से ममालिक और बहुत से क़ुव्वतों को काबिल कबूल नहीं है। तो ये ठीक है, तो इसका यानी यूं कि हम इसे डिसमिस नहीं कर सकते, लेकिन आसिम इफ्तिखार साहब का लब लहजा तो नरम था, लेकिन या मैं समझता हूँ मुतदल था, लेकिन अल्फाज बहुत सख्त थे। और उसके मुकाबले में जो इसराइल का नुमाइंदा था, मुस्तक़िल मंदूब था, उसने उतने शदीद रद्द अमल का इजहार नहीं किया। हमारे मुस्तक़िल मंदूब ने एक तो जो उसूली हमारा मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के बारे में, जो उसके बाद जो पहली मरतबा सलामती काउंसिल ने एक मुत्तफ़िक़ा बयान दिया इसराइल की मज़म्मत के लिए, इसराइल का नाम लिए बग़ैर, उसका ज़िक्र किया, और उसके बाद कहा कि कैसे वो जाहिर है, कैसे नस्ल कुशी कर रहा है गज़ा में। तो बहुत सख्त उन्होंने बयान दिया, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी बरादरी में
इस बयान की वजह से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कतर के दौरे की वजह से जो है कद काठ बढ़ गया है सफारती सतह पे। तो इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। यानी यूं कि आपके सवाल में छुपा सवाल ये है कि क्या हमें भी ख़तरा है। तो अगर वो कतर तक पहुंच गए हैं तो वो किसी भी इस खित्ते में किसी इलाके को भी अपना निशाना बना सकते हैं। और पाकिस्तान तो एक जौहरी रियासत है। लेकिन एक चीज़ ये मैं बताऊं कि बड़े अरसे से कई अशरों से ये भी कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से, यानी यहाँ पाकिस्तान में हुकूमती सतह पे ये कोशिशें होती हैं, पस पर्दा होती हैं, बाज़ औक़ात अवाम उसका साथ नहीं देते, कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। और अगर तस्लीम करके हुकूमती सतह पे कोई ताल्लुक़ ना बने तो कम अज़ कम जो लोगों के दरमियान कोई ताल्लुक़ बनाया जाए। और लोग ये भी सोच रहे थे कि अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स कर देगा तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के लिए शायद राह हमवार हो जाएगी। और इस तरीके से पाकिस्तान के लिए ये इस वजह से भी आर्ग्यू किया जाता है कि हिंदुस्तान इसराइल और वाशिंगटन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। और आपको पता है कि अभी मार्का हक में भी उसने इसराइली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया था। और इनकी इस्तिलाहात भी जो कश्मीर में है या गज़ा में है एक ही जैसी हैं। तो ये सियासत ज़रा पेचीदा है, बैनुल-अक़वामी सियासत। लेकिन जो आपका बुनियादी जहाँ से हमने शुरू किया था आपके पहले सवाल से कि जनरल असम्बली का पैगाम बहुत ही अहम पैगाम है और इसकी अपनी जगह पे अहमियत है, इलामती है। अभी आपने देखना है कि इस्लामी तावन तंजीम, अरब लीग, GCC मिलकर कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सरदार मसूद साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आज के लिए इतनी याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।